हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ बीटल एंड टैटम ऑन द न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस and the scientific name of this fungus is the Neurospora crassa. It's a red color or orange color mold. ये एक ऑरेंज और ब्रेड जो रेड कलर की मोल्ड होती है, फंगस होती है जो ब्रेड के ऊपर लगती है, तो इसका कलर जो होता है कुछ हद तक रेड या फिर ऑरेंज रहता है. न्यूरोस्पोरा एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल जीन जो होगी उस करेक्टर को या फिर ट्रेड को कंट्रोल करेगी. सिंगल जीन फॉर ईच ट्रेड ड्यू टू द हैप्लॉइडी. जो इसकी प्लॉइडी है दैट इज हैप्लॉइड, हाफ इन नंबर. ये रिप्रोड्यूस करेगा बाय बोथ वे, एसेक्सुअली एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था बीटल और टैटम ने. अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट it states that a gene controls a structural or functional trait through controlling the synthesis of specific protein or enzyme formed by the latter. कोई भी जीन है, वो जीन एक्सप्रेस करती है तो वो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी. अगर डीएनए है, डीएनए के ऊपर कई तरह की जीन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए. डीएनए जब ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसक्राइब मीन्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन से बनता है वेरियस टाइप ऑफ आरएनए, जिनमें से एक मैसेंजर आरएनए है जो मैसेज लेके आ रहा है डीएनए से. और मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, वेयर एज डीएनए इज द डबल हेलिक्स और 2 स्ट्रैंड्स आर देयर. मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा, तो यहां पे पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. दैट प्रोटीन इज मॉडिफाइड इनटू hormones, may be modified into enzymes, and enzymes controls the metabolism of the cell. different type के सेल में processes जो चल रहे हैं that is under the control of the enzymes, and enzymes are synthesized by the genes and genes present on the chromosome या फिर डीएनए. जीन कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल ट्रेट थ्रू कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन. जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उससे हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस होती है. तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग जीन्स उन चेन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन फिर कैरी करेगा O2 एंड CO2 और रेड ब्लड सेल्स का कलर इसी की वजह से रेड कलर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट. अब यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन उस सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रही हैं. वो प्रोटीन्स एज अ प्रोटीन की तरह भी सेल यूज कर सकता है या फिर वो प्रोटीन मॉडिफाइड हो जाएंगी एंजाइम में लेटर ऑन एंड दे फंक्शन, वो फंक्शन करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोसेस जो है वो उसको फॉरवर्ड करेंगी यानी कि कंटिन्यू करेंगी. यहां पे बीटल और टैटम ने बताया कि 1 जीन 1 एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम बना रही है. अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा पे किया गया था इन 1944. जो बीटल और टैटम थे, इररेडिएटेड न्यूरोस्पोरा क्रेसा विद एक्स रेज की हेल्प से जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा के स्पोर्स थे उनको रेडिएशंस के थ्रू
चेंज करवाया गया, म्यूटेशन हुई उनमें, and obtain a number of nutritional mutants called auxotrophs. After the exposure of the radiations, that neurospora crassspores changed due to the radiation, उनमें mutation आ गई, and that mutants of the mutant spores of the neurospora is called auxotrophs. ऑक्सोट्रॉफ्स और न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स, मतलब उनमें कुछ ऐसे म्यूटेशन आई है या फिर वो कुछ अमाइनो एसिड्स नहीं बना पा रहे हैं जिसकी वजह से वो उनको आर्टिफिशियली मीडियम में उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ेगा. न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स इज दैट म्यूटेंट्स which is not able to prepare its own metabolites. एक्सरे की रेडिएशन से उन स्पोर्स में कुछ चेंजेस जो आए हैं उनसे वो म्यूटेंट स्पोर्स अपने आप कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स नहीं बना पा रहे हैं जब तक आर्टिफिशियली मीडियम में उन न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को ऐड नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे. मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड. अगर आउटसाइड मीडियम में उस रॉ मटेरियल में उन जो वो मेटाबोलाइट्स खुद नहीं बना पा रहे हैं, अगर उनकी एडिशन करेंगे तभी वो ग्रोथ करेंगे म्यूटेंट्स. देयरफॉर इट कैन नॉट लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट बट can be maintained in culture by providing the required metabolites. Natural environment में वो खुद इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकते म्यूटेंट्स, न्यूरोस्पोरा, बट अगर कल्चर में या आउटसाइड जो रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट्स हैं उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो इजिली ग्रो कर जाएंगे. जो न्यूरोस्पोरा क्रैसा की ओरिजिनल वैरायटी जो थी दैट इज द वाइल्ड टाइप, एंड द वाइल्ड टाइप ऑफ द न्यूरोस्पोरा इज कॉल्ड प्रोटोट्रॉफ. और जो रेडिएशन की वजह से चेंज हो रहे हैं दैट टाइप ऑफ न्यूरोस्पोरा इज कॉल्ड ऑक्सोट्रॉफ. अ प्रोटोट्रॉफ और वाइल्ड टाइप is the normal individual which can synthesize all the complex metabolites. जो नॉर्मल इंडिविजुअल है न्यूरोस्पोरा, वो वाइल्ड टाइप का न्यूरोस्पोरा एनवायरमेंट में इजिली ग्रो कर सकता है, अपने मेटाबोलाइट्स खुद बना सकता है क्योंकि उसमें अभी कोई म्यूटेशन नहीं हुई है. बट जब आर्टिफिशियली उसमें म्यूटेशन करवाई जाएगी तो कुछ एसेंशियल मेटाबोलाइट्स वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और उस केस में वो अगर ग्रो नहीं करता है तो उसको आर्टिफिशियली आउटसाइड से मीडियम में या फिर रॉ मटेरियल में जिस चीज को वो खुद नहीं बना रहा है उसको आर्टिफिशियली ऐड करना पड़ेगा उसकी ग्रोथ के लिए. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटोट्रॉफ जो वाइल्ड टाइप का इंडिविजुअल है वो नॉर्मल है और वो कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट्स इजीली बना सकता है रॉ मटेरियल से, और उस रॉ मटेरियल में एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है अगर उसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया है रेडिएशंस में. तो यहाँ पे ये इजीली ग्रो कर जाएगा नॉर्मल न्यूरोस्पोरा विच इज कॉल्ड द प्रोटोट्रॉफ or the wild type of neurospora. It can grow in the lab on the minimal medium. Minimal medium एक ऐसा solution है, एक ऐसा medium है जिसमें nutrients present है but minimum amount में. अब वो जो minimal medium में nutrients हैं that is ammonia, sugar, salt and biotin. but इनकी quantity कम है, मिनिमम है, ज्यादा नहीं है, और इतने मिनिमम मीडियम में ये वाइल्ड टाइप का न्यूरोस्पोरा इजिली ग्रो करेगा. और अगर हम ऑक्सोट्रॉफ के स्पोर्स को ऑक्सोट्रॉफ या फिर बोल सकते हैं म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को अगर हम मिनिमल मीडियम में ऐड करते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी
क्योंकि वो खुद वो जीन उसमें चेंज हो चुकी हैं जो कुछ सब्सटेंस बनाती थी जिससे कॉम्प्लेक्स मेटाबोलाइट्स बनते थे, उनमें उसकी म्यूटेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको दो टेस्ट ट्यूब दिखाई गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लिखा है मिनिमल मीडियम विच हैव शुगर, सॉल्ट, बायोटीन एंड अमोनिया। कंप्लीट मीडियम में शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स एंड मेनी विटामिन्स। वाइल्ड टाइप को अगर मिनिमल मीडियम दे रहे हैं तो इजिली ग्रो करेगा। अगर वाइल्ड टाइप को मिनिमल मीडियम में डालते हैं तो वो स्पोर इजिली ग्रो करेंगे। वेयर एज अगर हम ऑक्सोट्रॉफ या फिर म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को कंप्लीट मीडियम में डालेंगे तब वो ग्रोथ दिखाएंगे। अदरवाइज मिनिमल मीडियम में ऐड किया है तो वो ऑक्सोट्रॉफ उसमें ग्रोथ शो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड्स की एडिशन करी गई है, कुछ विटामिन्स की एडिशन करी गई है जो मिनिमल मीडियम में या तो होंगे नहीं या फिर बहुत ही मिनिमम होंगे, जो उनकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है। किसकी ग्रोथ के लिए? म्यूटेंट स्पोर्स के लिए। अब यहां पे न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स कांट ग्रो ऑन द मिनिमल मीडियम। जो मैंने अभी बताया कि जो म्यूटेंट स्पोर्स हैं वो मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे। अगर आप उस चीज को रिपीट करते जाएंगे तो वो ग्रोथ नहीं दिखाएंगे जब तक एडिशनल सप्लीमेंट अमाइनो एसिड मीडियम में ऐड ना किए जाएं। अब यहां पे हम बात करते हैं जो बीटल और टैटम ने बताया, वन जीन वन एंजाइम। कोई डीएनए का पर्टिकुलर कोई एक जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है। जीन 1 synthesize the enzyme 1, gene 2 synthesize the enzyme 2 and gene 3 synthesize the enzyme 3। यहां पे ये जीन डीएनए का पार्ट है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करेगा तो प्रोटीन बनेगा या फिर अमाइनो एसिड बनेगा। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की चेन बनेगी, दैट इज कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स जब ज्वाइन करती हैं तो वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर जीन 1 एब्सेंट है या फिर जीन 1 म्यूटेट हो गई ऑक्सोट्रॉफ में रेडिएशंस की वजह से, तो जो कोई प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इस एंजाइम को, मतलब जीन 1 म्यूटेट हो गई है तो वो एंजाइम 1 नहीं बनाएगी। जब एंजाइम 1 वर्क नहीं करेगी तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है ऑर्निथीन में चेंज नहीं हो पाएगा। अगर वो ऑर्निथीन में चेंज नहीं हो रहा है तो ऑर्निथीन आगे सिट्रुलिन में नहीं चेंज हो पाएगा। अगर ये जीन हेल्दी है, जीन 2, जीन 3 भी हेल्दी है, नॉर्मल है, जीन 1 में म्यूटेशन आई है तो एंजाइम 1 नहीं बनेगा जो प्रिकर्सर को ऑर्निथीन में चेंज कर सके, जिसकी वजह से जो मेन अमाइनो एसिड चाहिए है उसकी ग्रोथ के लिए, स्पोर्स की, न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स को ग्रो करने के लिए आर्जिनिन चाहिए है। तो आर्जिनिन को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। जीन 1 प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को ऑर्निथीन में चेंज कर रहा है। ऑर्निथीन इन द प्रेजेंस ऑफ enzyme 2 which is synthesized by the gene 2 change into citrulline, and then citrulline change into arginine with the help of enzyme 3 which is synthesized by the gene 3। तो यहाँ पे ये एक linked process है। अगर ये जीन वर्क नहीं कर रही है तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। सेम यहाँ पे अगर जीन 1 प्रेजेंट है, इस केस में, इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में दिखाया है, अगर फर्स्ट जीन नहीं है तो एंजाइम 1 नहीं बनेगी। तो ऑर्निथीन कैसे बनेगा? प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से ऑर्निथीन नहीं बनेगा। आर्जिनिन तो बहुत ही दूर, यहाँ पे आर्जिनिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सेम इन द सेकेंड स्टेप एंजाइम 1 बन रही है, बट
जीन 2 में म्यूटेशन आई है तो जीन 2 एंजाइम 2 नहीं बना पाएगा। तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑर्निथीन में तो चेंज हुआ, बट वो ऑर्निथीन सिट्रुलिन में चेंज नहीं हो पाएगा। सिट्रुलिन में चेंज नहीं हो पाएगा तो आर्जिनिन में नहीं चेंज होगा, यानी कि यहीं पे स्टॉप हो गया प्रोसेस। एंड इन द थर्ड स्टेप एंजाइम 1 भी बन रही है, जीन 1 भी सही है, जीन 2 भी सही है, एंजाइम 2 भी प्रेजेंट होगी, तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल चेंज इनटू ऑर्निथीन and ornithine change into citrulline, but gene 3 is mutant due to the radiation and enzyme 3 is not synthesized by the gene 3. Due to that citrulline do not convert into arginine. जब सिट्रुलिन आर्जिनिन में चेंज नहीं होगा तो न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ पे जो एक्सरे की रेडिएशंस दी उन न्यूरोस्पोरा स्पोर्स को, तो अगर इनमें किसी भी एक जीन में म्यूटेशन आई है तो हमें उस जीन का जो प्रोडक्ट है एंजाइम 1, तो हमें उस चीज की एडिशन करनी पड़ेगी, तभी उसकी ग्रोथ होगी। जैसे अगर जीन 1 नहीं सिंथेसाइज हो रही है या फिर जीन 1 एंजाइम 1 को नहीं बना रही है, तो हमें जो एंजाइम 1 काम करती थी, प्रिकर्सर को ऑर्निथीन में चेंज करती थी, हमें मिनिमल मीडियम के साथ या फिर कंप्लीट मीडियम बोलिए, उसमें सप्लीमेंट के तौर पे इस ऑर्निथीन को भी ऐड करना पड़ेगा। ऑर्निथीन को ऐड करेंगे तभी वो ऑर्निथीन एंजाइम 2 की हेल्प से सिट्रुलिन में चेंज होगा। बाकी का प्रोसेस कर सकता है वो खुद न्यूरोस्पोरा, म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा। सिर्फ जीन 1 एंजाइम नहीं बना पा रही थी, तो जो वो एंजाइम 1 काम करती थी, हमने सप्लीमेंट के तौर पे ऑर्निथीन मीडियम में ऐड कर दिया, तो दैट इज अ कंप्लीट मीडियम। तो उस कंप्लीट मीडियम में हम कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। सेम इन द सेकेंड स्टेप, यहाँ पे दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट है, यहाँ पे नॉर्मल बताया है, इसमें जीन 1 का बताया है, इसमें जीन 2 का बताया है। तो अगर जीन 2 म्यूटेशन कर रही है, म्यूटेट हो चुकी है, तो वो एंजाइम 2 नहीं बनाएगी, तो ऑर्निथीन सिट्रुलिन में चेंज नहीं होगा। अब ऑर्निथीन तो बन रहा है, हमें कोई एंजाइम तो ऐड कर नहीं सकते, हम यहाँ पे सिट्रुलिन ऐड करेंगे। सिट्रुलिन ऐड करेंगे उस कंप्लीट मीडियम में। पहले वाले केस में हमने ऑर्निथीन ऐड करा, सेकेंड में हम सिट्रुलिन ऐड करेंगे, क्योंकि ऑर्निथीन बन रहा है, बट ऑर्निथीन सिट्रुलिन में तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि एंजाइम 2 तो एब्सेंट है। तो हम जो एंजाइम 2 काम करती थी, ऑर्निथीन को सिट्रुलिन में चेंज करती थी, हमने सिट्रुलिन को ही सप्लीमेंट के साथ, सप्लीमेंट के तौर पे कंप्लीट मीडियम में ऐड कर दिया, तो वो सिट्रुलिन एंजाइम 3 की प्रेजेंस में आर्जिनिन में चेंज हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ऑर्निथीन सिट्रुलिन में चेंज हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम 3 नहीं बन रही है, तो हम मीडियम में आर्जिनिन अगर डालेंगे, डायरेक्टली आर्जिनिन डाल दिया, तो वो न्यूरोस्पोरा म्यूटेंट इजीली ग्रो करेगा। अब यहाँ पे ये जो पाथवे मैंने आपको अभी समझाया, उसी पाथवे की बात की है, बायोकेमिकल पाथवे, प्रिकर्सर चेंज इनटू ऑर्निथीन, ऑर्निथीन चेंज इनटू सिट्रुलिन, देन आर्जिनिन। तो एंजाइम में प्रिकर्सर से ऑर्निथीन बना रहा है, जो जीन ए बना रही है या जीन 1 बना रही है, वहीं पे ऑर्निथीन चेंज इनटू सिट्रुलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बी व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय द जीन बी, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप citrulline change into arginine in the presence of enzyme C which is synthesized by the gene C। तो ये एक होल प्रोसेस है जिसमें एक जीन एक एंजाइम को सिंथेसाइज कर रही है और वो एंजाइम उस स्टेप को कंटिन्यू कर रही है। तो अगर एक जीन का म्यूटेशन हो रहा है तो वो पूरा प्रोसेस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम चीज रिपीट करी गई है।
अब यहाँ पे जो मैंने अभी प्रोसेस बताया कि वाइल्ड टाइप के न्यूरोस्पोरा को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, जो मिनिमल मीडियम प्रेजेंट था उसमें, उस मिनिमल मीडियम में उन न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ देखी गई। वाइल्ड टाइप में अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं आई है, बट जब कुछ स्पोर्स उससे निकाले गए, विच स्पोर्स? एसेक्सुअल स्पोर्स। यहां पे एसेक्सुअल स्पोर्स निकाले हैं। तो प्लॉइडी हाफ बताई थी, सिंगल ट्रेड वाली जीन प्रेजेंट रहेगी। अब यहाँ पे जो इसका डीएनए होगा, उस डीएनए के ऊपर जो जीन्स होगी, उन जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ जाएगी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द एक्सरे या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब जब हम उन म्यूटेंट स्पोर्स को मिनिमल मीडियम में डालेंगे, ग्रोथ ऑन द कंप्लीट मीडियम, यहाँ पे कंप्लीट मीडियम बताया है, तो कंप्लीट मीडियम में पॉजिटिव कंट्रोल मींस की ग्रोथ दिख रही है। बट अगर हम उन म्यूटेंट स्पोर्स को मिनिमल मीडियम में डालते तो वो ग्रोथ नहीं होनी थी। ग्रोथ क्यों नहीं होनी थी? क्योंकि उसमें रेडिएशंस की वजह से कुछ जीन्स में म्यूटेशन आ गई है, जो मेटाबोलाइट्स को नहीं बना रही, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स को, जिनकी हेल्प से ग्रोथ होनी थी न्यूरोस्पोरा के स्पोर्स की। तो यहाँ पे अगर कंप्लीट मीडियम में डालेंगे तभी वो ग्रोथ दिखाएंगे म्यूटेंट स्पोर्स, अदरवाइज मिनिमल मीडियम में वो ग्रोथ नहीं दिखाएंगे। अब उन स्पोर्स को सेलेक्ट किया गया। अब ये देखना है कि कौन सी जीन में म्यूटेशन आई है या फिर किस मेटाबोलाइट्स की डेफिशिएंसी की वजह से वो म्यूटेंट स्पोर्स मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रहे। एक तरफ वो म्यूटेंट स्पोर्स कंप्लीट मीडियम में डाले, वहीं पे एक में हमने टेस्ट ऑन द मिनिमल मीडियम टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन। जब मिनिमल मीडियम में डाल रहे हैं तो वो स्पोर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव कंट्रोल आ रहा है, और जब कंप्लीट में डाल रहे हैं तो वो इजिली ग्रो कर रहे हैं। अब क्या किया कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडिया सप्लीमेंटेड ओनली विथ, यहाँ पे हर जगह अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स दिए गए हैं अमाइनो एसिड्स के। फर्स्ट में पायरिडॉक्सिन, यहाँ पे फर्स्ट वाले में पायरिडॉक्सिन और मिनिमल मीडियम। तो यहाँ पे न्यूरोस्पोरा म्यूटेंट की ग्रोथ नहीं हुई, इसका मतलब पायरिडॉक्सिन कोई एसेंशियल मेटाबोलाइट नहीं है। सेकेंड केस में बेंथोजोइक एसिड डाला गया, अमाइनो एसिड, इसमें भी ग्रोथ नहीं हुई। फिर मिनिमल मीडियम हर टेस्ट ट्यूब में डाला है और म्यूटेंट स्पोर्स डाले हैं, और सप्लीमेंट के साथ उसको सप्लीमेंट के तौर पे कॉलिन, किसी में बेंजोइक एसिड डाल रहे हैं, किसमें पायरिडॉक्सिन डाल रहे हैं, तो ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ देखी गई जिसमें मिनिमल मीडियम प्लस अमाइनो एसिड को डाला गया था। इस टेस्ट ट्यूब में जब ग्रोथ हुई तो ये कंफर्म हो गया कि म्यूटेशन कौन सी जीन की हुई है या फिर कौन सा एसेंशियल मेटाबोलाइट वो नहीं बना पा रहा जिसमें म्यूटेशन आई है, दैट इज द आर्जिनिन। तो हमने पीछे समझा कि आर्जिनिन को बनाने के लिए 3 जीन जरूरी हैं, जो ऑर्निथीन, सिट्रुलिन और फाइनली फिर आर्जिनिन बना रही है। तो जब सप्लीमेंट के साथ, मतलब सप्लीमेंट के तौर पे आर्जिनिन दिया गया मिनिमल मीडियम के साथ, तो म्यूटेंट स्पोर इजिली ग्रो कर गए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, दैट्स ओवर। एक्सपेरिमेंट बीटल और टेटम का एक्सपेरिमेंट हो चुका है। आगे हम टॉपिक करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले हम प्रोसेस समझते हैं कि एक डीएनए किस तरह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, या फिर वो क्या उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें कौन से स्ट्रैंड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए हेलिक्स की, डीएनए डुप्लेक्स की। यहां पे जो डीएनए है उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 5' to 3' एंड 3' to 5'। यहां पे ये डायरेक्शन दिखाई गई है, 5' to 3' एंड 3' to 5'। जब डीएनए
रेप्लिकेशन करता है तो दैट प्रोसेस, डीएनए से डीएनए का बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, जिसमें मल्टी स्टेप्स और मल्टी एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं। और जब डीएनए एमआरएनए को सिंथेसाइज करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यहां पे ये दिखाया गया है, दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड, दैट इज द एमआरएनए। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए का। अब बात करते हैं कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' होती है उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। वहीं पे जिसकी डायरेक्शन 3' to 5' होती है दैट इज कॉल्ड द एंटी सेंस स्ट्रैंड। और जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में एग्जैक्ट जो है स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी यहां पे 5' to 3', यानी कि सेंस स्ट्रैंड बन रहा है ये, जिसके पास कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए। और ट्रांसफर आरएनए उन अमाइनो एसिड्स को उस न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से लेके आता है और एमआरएनए के ऊपर उनको बाइंड कर देगा। तो एंटीकोडोन्स जो हैं वो टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जो उन कोडोन से कोडोन के कॉम्प्लीमेंट होंगे और वो बाइंड करेगा और अमाइनो एसिड रिलीज कर देगा। यहां पे डीएनए के केस में जो बेस पेयर रहता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, बट टी को रिप्लेस करेगा यूरासिल इन केस ऑफ द आरएनए। तो यहाँ पे ए यू जी, बाकी सीक्वेंस वैसी ही आएगी, सिर्फ टी की जगह यू आएगा। तो बोल सकते हैं कि डीएनए का जो ये सेंस स्ट्रैंड है वो बिल्कुल मैसेंजर आरएनए की तरह होगा, बस टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। और प्रोटीन के जो बेसिक या फिर बोल सकते हैं जो उसके यूनिट होते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है, दैट इज द अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स, एक अमाइनो एसिड को 3 बेसिस कोड कर रहे हैं, ट्रिपलेट कोड रहता है UAC या फिर AUG। ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, यानी कि ये एंटीकोडोन है और ये कोडोन है। ये एंटीकोडोन ट्रांसफर आरएनए की साइड पे बाइंड करेगा, मतलब यहां पे वो कोड होगा, बाइंड नहीं करेगा, यहां पे वो एंटीकोडोन रहेगा और ये कोडोन से मैच यानी कॉम्प्लीमेंट करेगा। और शॉर्ट पीरियड के लिए जब तक अमाइनो एसिड को रिलीज ना कर दे तब तक वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, टेम्परेरी बॉन्ड। तो AUG कोड करता है मीथ्योनाइन अमाइनो एसिड को। वहीं पे नेक्स्ट 3, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है, फर्स्ट 3 अमाइनो एसिड बेसिस आगे, फिर नेक्स्ट तीन ऐसे ही ट्रिपलेट कोडोन जिसको जेनेटिक कोडोन बोलते हैं। हर एक ट्रिपलेट कोड जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सीरीन। यहाँ पे ये जब अमाइनो एसिड आपस में चेन में जुड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, दैट इज पेप्टाइड, एंड पेप्टाइड्स फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब यहां पे जो मैंने आपको बताया सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, जो यहां पे दिखाया गया है, दिस इज द 5' to 3' एंड दिस इज 3' to 5'। दिस डायरेक्शन, ये जो 5' to 3' वाला स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड, एंड दिस स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड, सेंस स्ट्रैंड तो बोलते हैं
नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड एंड प्लस स्ट्रैंड। इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' है, उसको सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं। वहीं पे जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड होता है उसको एंटी सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड एंड माइनस स्ट्रैंड, ये अनदर नेम है इन स्ट्रैंड्स के। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो सेंस स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है और उसकी डायरेक्शन 5' to 3' है। और मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो सिर्फ एक ही डीएनए का जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट कौन सी डायरेक्शन वाला है, 3' to 5', सिर्फ ये स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड ही इन्वॉल्व होगा जिससे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होगी। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं करता। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं जिनमें से एक स्ट्रैंड दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड यही ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो जो स्ट्रैंड बन के निकलेगा उसकी डायरेक्शन 5' to 3' होगी, जिसको बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए फिर आगे टीआरएनए की हेल्प से, राइबोसोमल आरएनए की हेल्प से ट्रांसलेट करेगा और पेप्टाइड्स और प्रोटीन बोलें तो पेप्टाइड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो यहां पे अनदर नेम याद रखने की बहुत जरूरत है। सेंस स्ट्रैंड इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड एंड जो 3' to 5' वाला है दैट इज एंटी सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड एंड माइनस स्ट्रैंड। ओके, थैंक यू।